मॉर्निंग बच्चों। तो आई होप कि तुम्हारी पढ़ाई सही से चल रही होगी और जो DPP3 दिया गया है तुम्हें उसको तुम सॉल्व कर रहे होगे। बच्चों ईमानदारी से जो आपको होमवर्क दिया जाए आप उसको सॉल्व कीजिए। मेहनत थोड़ा आपको करना पड़ेगा, समझ गए ना। और जो संडे को हमने आपको जो वीडियो अपलोड किया था वो प्रीवियस जो बचे हुए क्वेश्चंस थे और होमवर्क के सॉल्यूशन को दिया था हमने, तो उसे भी आप राइट डाउन कर लिए होंगे, मैं ऐसा सोच रहा हूं। ठीक है, तो आज हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स में ये शॉर्ट नोट इसके ऊपर आता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं और 2-3 बार पहले भी मैंने इसका नाम लिया है आपके सामने। तो ये टर्म है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या टर्म है बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो, नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है। आप चाहो तो इसको ना अलग अलग करके पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, इक्वी का मतलब होता है सेम, पोटेंशियल मतलब तो तुम समझ ही रहे हो। रही बात सरफेस की, तो ऐसा सरफेस, ऐसा एरिया, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे हम लोग EFLS पढ़ते थे दोस्तों, ठीक उस तरीके से ही आपका इक्विपोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, आई बात समझ में, कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो? सेम, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सवाल ये उठता है कि ये सरफेस रियल होगा या हाइपोथेटिकल होगा। तो आप याद करो, जस्ट रिमेंबर दैट कि EFLS आपका क्या था? हाइपोथेटिकल। लेकिन बच्चों यहां हमारा क्या करना होगा? सो देखो, ये रियल भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, ये आपका दोनों हो सकता है। अब मैं बताऊंगा अभी आप रियल कब होगा, हाइपोथेटिकल कब होगा, सारी बातों को आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन डेफिनेशन में हम लोग ये लिखेंगे कि दिस इज द सरफेस ऑन विच ईच पॉइंट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो सीधा मैं लिख रहा हूं यहां पे, इक्वी पोटेंशियल surface is real और के बजाय एंड लिख देते हैं, दोनों ही होता है, रियल एंड हाइपोथेटिकल, मतलब काल्पनिक। रियल भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल। इज रियल एंड हाइपोथेटिकल surface on which each point has same potential। देखो भाई, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज रियल एंड हाइपोथेटिकल सरफेस on which each point has same potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सभी का पूरा अगर लिखना चाहेंगे तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सवाल है कि अब इस क्या हुआ, ये इसका एग्जांपल रियल और हाइपोथेटिकल दोनों सोच के देखते हैं। तो एक एक एग्जांपल लिया जाए, देखते हैं भाई। जैसे देखो एग्जांपल, अब रियल का भी देख लेते हैं और हाइपोथेटिकल का भी, तब इसके अगले पॉइंट पे चलेंगे। मान लो एक पॉइंट चार्ज, ओके। अब ये पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा? तो V इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, KQ/x। क्यों बच्चों, याद नहीं है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से x डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? KQ/x। तो अब क्या करोगे आप? अब सोचो कि अगर इस x को रेडियस एज्यूम करते हुए, अब देखो ये पॉइंट चार्ज है,
यहां से x डिस्टेंस पे इतना पोटेंशियल हुआ, तो x डिस्टेंस पे कोई सा भी डायरेक्शन में चलोगे, कोई सा भी डायरेक्शन में, तो हर एक जगह का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा। मतलब कि अगर हम लोग ये अज्यूम कर लें कि इस पॉइंट चार्ज को सेंटर अज्यूम करते हुए अगर हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ कर लें, देखो ध्यान दो, अब ये स्फीयर ड्रॉ कर लिया, ध्यान से देखो, स्फीयर के सेंटर पे कौन है, ये पॉजिटिव क्यू, और स्फीयर के सेंटर पे अगर ये पॉजिटिव क्यू है तो भाई इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे देखोगे, कहीं भी, एनीवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, सभी जगह का पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, KQ/X। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो हमने मन में, अब ये रियल में कोई स्फीयर तो है नहीं, ये हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि ये सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज है जिसके सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, KQ/X। तो बच्चों इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोल सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और कैसा है शेप में दोस्तों, स्फेरिकल, ये शेप में स्फेरिकल है, और ये हमारे दिमाग की उपज है, सचमुच में तो ऐसा कोई सरफेस है नहीं, तो इसको हम लोग हाइपोथेटिकल भी बोल सकते हैं, है ना। तो तुम में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ऐसा एक ही सरफेस होगा, नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आपने x पे ड्रॉ किया है तो आप 2x पे भी ड्रॉ कर लो, तो 2x पे जो ड्रॉ, मैं अभी फिर से डायग्राम नया बना के दिखाऊंगा, लेकिन हम लोग जितनी मर्जी चाहें हर एक डिस्टेंस पे एक इक्वी पोटेंशियल ड्रॉ कर सकते हैं। ये अलग बात होगी कि जैसे मान लो अगर हमने यहां पे एक स्फीयर ड्रॉ किया तो उसका डिस्टेंस अलग होगा, तो उसके पॉइंट्स के पोटेंशियल इस सरफेस से अलग होंगे, लेकिन आपस में तो उनके पोटेंशियल सेम होंगे, जो अगले डायग्राम में मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो फिलहाल के लिए आप ये समझो कि ये पॉइंट चार्ज है, ये स्फेरिकल सरफेस हमने ड्रॉ किया, स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आ रही है बात समझ में दोस्तों। तो कहोगे कि सर अब आप रियल का भी एग्जांपल बता दीजिए, अगर आपने हाइपोथेटिकल को एक्सप्लेन कर दिया तो रियल को ही बताइए। तो ज्यादा नहीं, पिछले 2-3 क्लास पहले की बात है, हमने पढ़ा था कंडक्टर का बिहेवियर पार्ट 2, याद करो, हमने पढ़ा था कंडक्टर का बिहेवियर पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको बोला था कि कोई कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर मान लो, किसी भी शेप का हो, मैं जानबूझ के इसको स्फेरिकल नहीं बनाया, किसी भी शेप का हो, तो मैंने आपको बोल दिया था कि अगर ये एक सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर, तो मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सॉलिड कंडक्टर के इनसाइड किसी पॉइंट की बात करें या सरफेस की बात करें, तो हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, कहीं भी देखो, कहीं भी, तो याद करो बच्चों, सभी जगह का पोटेंशियल मैंने क्या बोला था, सेम। तो इसका मतलब ये सॉलिड कंडक्टर, और मैंने लिखवा भी दिया था कि सॉलिड कंडक्टर या कोई भी कंडक्टर ऑफ एनी साइज एंड एनी शेप, कोई भी कंडक्टर किसी भी साइज का हो या किसी भी शेप का हो, वो सरफेस जो उसका है वो किसके तरह बिहेव करेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो बच्चों सॉलिड कंडक्टर जो है उसका सरफेस भी तो बिहेव करेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। थोड़ा कंजस्टेड है, आप देख लेना सही से। तो उसका भी जो उसको वो भी बिहेव करेगा आपके किसके जैसा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के जैसा। अब बताओ, ये सरफेस भले ही आपका हाइपोथेटिकल हो, लेकिन ये तो सचमुच में कंडक्टर का एक सरफेस है, तो ऑटोमेटिकली बताओ ये तो आपका रियल में हो गया ना भाई। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस हाइपोथेटिकल भी मिल सकता है, रियल भी मिल सकता है। अगर तुमसे कोई पूछे
रियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल बताओ, तो आप कहना कि कोई भी कंडक्टर, एनी कंडक्टर जो है दैट विल बिहेव लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे बात समझ में? तो दोस्तों इसको राइट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस का लिखेंगे, दो प्रॉपर्टी मैं एक साथ लिख रहा हूं और फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये है कि द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल surface may be symmetrical or asymmetrical. May be symmetrical or asymmetrical. Okay? तो देखो जो शेप है इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल भी। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का मतलब है कि कोई एक रेगुलर स्ट्रक्चर जैसे मान लो स्फेयर है, मान लो सिलेंडर है, मान लो एक प्लेन है, स्क्वाड प्लेन है, रेक्टेंगुलर है, इसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। एक है कि जैसे तैसे, तो उसको एसिमेट्रिकल बोलेंगे। तो मैं दोनों का एग्जांपल दिखाता हूं। तो मैं अभी क्या है ना, इस बहाने तुम्हें कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाता हूं, आप समझो बात को। जैसे देखो, मान लो ये पॉइंट चार्ज, ठीक है, और अभी हमने देखा कि इसके लिए हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं जो कि है स्फेरिकल, क्योंकि इसके सराउंडिंग में एक स्फेयर ड्रॉ करोगे तो इस स्फेयर के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस यहां से सेम होगा, तो हर एक जगह पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम। फिर अब जरा सोचो कि ऐसे कितने स्फेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। यही बात मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता भी रहा था। अब मान लो कि ये तुमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फेयर ड्रॉ किया, तुम 10 सेंटीमीटर रेडियस का भी ड्रॉ कर सकते हो, तुम 15 सेंटीमीटर रेडियस का भी ड्रॉ कर सकते हो, तुम चाहो तो 2 सेंटीमीटर का भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जितने भी कंसेंट्रिक, एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं कंसेंट्रिक का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे स्फेयर्स ड्रॉ किए गए और सबका सेंटर पॉइंट क्या है, सेम। तो देखो मान लो ये एक पहला सरफेस है, इसका पोटेंशियल है V1, इसका V2, इसका V3, इसका V4। तो मेरा कहने का मतलब है इस स्फेयर के हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो सेम है। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये एक तीसरा हो गया, ये एक चौथा हो गया। तो ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस ही हैं, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि V1, V2, V3 अलग अलग होंगे, लेकिन V2 इस पॉइंट पे अगर देखें तो सभी जगह का V2, यहां भी V2। तो इस तरीके से ढेर सारे कंसेंट्रिक आप यहां पे स्फीयर ड्रॉ करोगे एंड ऑल दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो गया दोस्तों, स्फेरिकल। कैसा हो गया दोस्तों, स्फेरिकल। याद रखेंगे पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो गया, स्फेरिकल। और ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्री करने का मतलब एक स्ट्रक्चर है जिसका हम लोग शेप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक इस तरीके से मान लो हमने एक और देखा था, मान लो इनफाइनाइट, ये एक इनफाइनाइट रॉड है। आ रही बात समझ में? एक ये इनफाइनाइट रॉड है, मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब जब तुम सोच के देखो इस रॉड के सराउंडिंग में कैसा सरफेस ड्रॉ करोगे कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो ज्यादा दिमाग पे जोर डालना ही नहीं है अपने को। मान लो ये रॉड है, तो इस रॉड के एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर एक हम लोग सिलेंडर बनावे,
ध्यान से सुनना, क्या बना हुआ है? सिलेंडर। इसके सराउंडिंग में एक सिलेंड्रिकल सरफेस अगर अज्यूम करोगे तो उस सिलेंडर के हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इस रॉड से क्या होगा? सेम। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने यहां पे एक सरफेस ड्रॉ किया ऐसा, तो रॉड तो इनफाइनाइट है, पूरे रॉड के लिए मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, तो कम से कम इस सिलेंडर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम होगा। तो ये भी इसके लिए क्या हो गया? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कहोगे एक और ड्रॉ करें, तो सीधी सी बात है एक बड़ा सिलेंडर ड्रॉ कर देते हैं। ये बड़ा सिलेंडर ड्रॉ हो गया, इसका हो गया V2। कहोगे एक और ड्रॉ कर दे, तो एक और ज्यादा रेडियस का ड्रॉ कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो आपका फिर से ये जो सिलेंडर्स देख रहे हो, दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसके लिए? इनफाइनाइट रॉड के लिए। और ये भी क्या है? सिमेट्रिकल। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो इस तरीके से स्फेरिकल देखो, यहां सिलेंड्रिकल देखो, सीधी सी बात है, कोई बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट भी नहीं है। मान लो इसका V2 होगा, इसका V3 होगा, है ना? तो इस सिलेंडर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल V1, इसके हर एक पॉइंट का V2, इसका हर एक पॉइंट का V3। कोई अगर आपसे पूछ ले ऐसा क्यों हुआ भाई, तो आप सीधा बोलना कि डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो डिस्टेंस सेम है तो सीधी सी बात है कि इस सरफेस का तो हर एक जगह, अब यहां भी कितना है? V1, क्योंकि यही सरफेस तो घूम के ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक और ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इनफाइनाइट शीट का। तो ध्यान से सुन लो बच्चों, मान लो ये एक इनफाइनाइट शीट है, 3 डायमेंशनली नॉन कंडक्टिंग। ये एक शीट। अब इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? तो जैसे मान लो यहां पे इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग कि ये आपका एक शीट है, ठीक है? तो इस शीट से 5 सेंटीमीटर पे जितना भी पॉइंट ले लो, 5 सेंटीमीटर पे, एग्जाम्पल के लिए आप 6 ले लो, 7 ले लो, आपकी मर्जी है। तो 5 सेंटीमीटर पे जितना भी पॉइंट लोगे उन सभी का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? तो सीधी सी बात है, ये अगर शीट है तो ऑटोमेटिकली इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इसी के शेप का एक शीट होगा। तो कहने का मतलब है कि ये अगर आपका चार्ज है तो ये जो बुक दिख रहा है दूसरी वाली, ये इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का होगा। और ऐसा ऐसा सरफेस तुम हर एक चाहे जितनी सेंटीमीटर पे ड्रॉ करना है ड्रॉ कर सकते हो। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट का जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो उसी के शेप का होगा। आप बस इस तरीके से ड्रॉ करते चले जाओ इसके सामने। एक सेकेंड, थोड़ा ढंग से ड्रॉ करते हैं हम लोग इसको। ये ड्रॉ कर दिया, फिर कुछ डिस्टेंस पे ये ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग की मर्जी है, हम लोग जितना ड्रॉ करना चाहेंगे उसके सामने ऐसा ऐसा प्लेन ड्रॉ करते रहेंगे। और ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो इस सरफेस के सारे पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इसके सारे सरफेस का क्या हो जाएगा? V2। तो इस तरीके से फिलहाल बोर्ड पे हमने अभी तक जितना भी ड्रॉ किया है, ये पॉइंट चार्ज का किया है, जिसका आप नाम लिख दोगे यहां पे, पॉइंट चार्ज। ये काम हमने किसके लिए किया है दोस्तों? पॉइंट चार्ज के लिए। ये हमने किसके लिए किया है? इनफाइनाइट स्ट्रेट रॉड के लिए। और ये काम किसके लिए किया हमने? इनफाइनाइट शीट के लिए किया। जो मैं बोल रहा था कि यहां पे एक पॉइंट मेरे को और डिस्कस करना है और जो तुम तुरंत समझ जाओगे। अब ये जो तुम्हारे सामने इतने सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ड्रॉ किए हैं, आप ना इन सभी में EFLS भी ड्रॉ करके देखो। EFLS यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो ये पॉइंट चार्ज,
तो याद करो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से होता था या नहीं होता था, देख लो ध्यान से बच्चों। और आप एक चीज गौर कर रहे होगे कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये कौन है भाई, ये सब क्या है, ये जो राउंड राउंड ड्रॉ किया हुआ है ये है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो तुम खुद देखो भाई कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्योंकि ये रेडियस के लॉन्ग है और सरफेस तो आपका टेंजेंट के लॉन्ग है। तो सीधी सी बात है, सरफेस जितना भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, जितना भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये बात सिर्फ यहां पे नहीं है, यहां भी है। तुम इसके लिए भी अगर EFLS ड्रॉ करोगे तो भाई EFLS तो ऐसे ही ड्रॉ करोगे ना, तो तुम खुद देख लो, अगर EFLS इसके लिए भी ड्रॉ करोगे, ऐसे ही ड्रॉ करोगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी ये भी आपका क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहां भी आप देखो ये एंगल कितना का एंगल बन रहा है, 90 डिग्रीज का। तो एक बात अपने को समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कितना का एंगल बना होता है, 90 पे। अब इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव भी करूंगा ऐसा होता क्यों है मैथमेटिकली। यहां पे देख लो, आपको याद होगा शीट के लिए भी हमने जो EFLS ड्रॉ किया था वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो इनके भी परपेंडिकुलर होगा। तो सीधी सी बात है, यहां पे भी जो आपका EFLS जो होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इन इक्वी, ये सरफेस कौन से सरफेस हो गए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इन डायग्राम से एक चीज क्लियर हो रहा है हमें कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, है ना बच्चों। तो ये आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखवाता हूं, और ये भी बताऊंगा कि ये तो अभी मैंने डायग्राम से दिखाया कि परपेंडिकुलर है, अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ऐसा होना क्यों चाहिए, क्यों मैथमेटिकली इसको परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, ये मैं प्रूव करके अभी दिखाता हूं। अच्छा, ये बात जो थी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, तो ये तो सारे सिमेट्रिकल वाले हो गए। तुम कहोगे एसिमेट्रिकल का भी एग्जांपल दीजिए, तो कुछ देने का जरूरत ही नहीं है। कैसे, तुमको मैंने बोला कि कंडक्टर्स आर आल्सो सॉलिड, आल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो कंडक्टिंग सरफेस होता है वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो मान लो कोई कंडक्टर ले लो और उसको हथौड़े से पीट पीट के पिचका दो, तो पिचका दोगे तो अजीब सा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन स्टिल उसका जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो किसके जैसा बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा किसके जैसा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं जो यहां पे तुम देख रहे हो, और एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। और जब भी एसिमेट्री की बात आएगी तो आप ये समझना कि वो किसी भी कंडक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं जिसको पिचका दिया गया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लो इस पॉइंट को। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं यहां पे कि EFLS, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हालांकि ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी लिख रखा है, जब हम लोग EFLS पढ़ रहे थे उस समय भी मैंने आपको लिखवा रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो आज हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। तो EFLS आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। EFLS हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। कारण क्या है, देखो मान लो कि ये एक सरफेस है ना। अब ये सरफेस मान लो ये आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, आप ऐसे मान लो ये एक सरफेस है जो क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अज्यूम करने में कुछ नहीं जाता, कर लेते हैं। ठीक,
अब इस सरफेस के ऊपर आप दो पॉइंट ले लो। तो एक पॉइंट मान लो बच्चों हम लोग ए पे लेते हैं और दूसरा पॉइंट ले लिए बी पे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों कि VA मस्ट बी इक्वल टू VB। अब सोचो कि अगर A और B का पोटेंशियल सेम है और कोई आदमी अगर A से B तक जा रहा है तो इसका मतलब यह होगा कि डेल्टा V इक्वल्स टू हमने पढ़ रखा है -E डॉट dr। अब A से B तक गए तो यहां लिखोगे VB माइनस VA इक्वल टू E dr cos थीटा। अब जैसा कि VB और VA बराबर है तो ये कैंसिल होकर इधर क्या हो गया 0। तो -E डॉट dr, सॉरी एरो तो हटा दो, E dr cos थीटा का वैल्यू 0 तभी आएगा जब यहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। तो थीटा 90 का मतलब ये हो गया कि देखो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फील्ड जो यहां होना चाहिए, फील्ड निश्चित तौर पे इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्योंकि अगर फील्ड थोड़ा भी टेढ़ा हो गया ना भाई तो एंगल लेस देन 90 हो जाएगा। तो लेस देन 90 होगा तब ये दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे, और जब ये दोनों बराबर ही नहीं होंगे तो क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो पाएगा? तो जवाब है नहीं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इसलिए होता है ताकि इक्विपोटेंशियल के हर एक पॉइंट की पोटेंशियल क्या रहे, सेम। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज हमने यहां से इसको मैथमेटिकली भी बता दिया कि EFLS हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो आपने इसे प्रीवियस वाले में भी देखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप राइट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका एक और दोस्तों, इसको भी हम लोग लिखेंगे कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर intersect each other। ध्यान दो दोस्तों, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी हालात में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे मान लो कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल है वो मान लो 20 वोल्ट्स। अब इसने एक दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस को इंटरसेक्ट कर दिया। अब ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो इसका पोटेंशियल की मान लो 30 वोल्ट्स है। हाइपोथेटिकल है, ये रियल में एग्जिस्ट तो करेगा नहीं है सर। तो तुम खुद सोचो इस पॉइंट को, अब ये पॉइंट इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है, तो एक ही पॉइंट पे क्या दो अलग पोटेंशियल हो सकते हैं? तो सीधी सी बात है, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। तो भाई ऐसा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी लाइक टू EFLS, जो हमने EFLS में भी पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक इस तरीके से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है ना दोस्त? अब एक पॉइंट और लिखना है हम लोग को यहां पे। देखो, अब हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू QVF माइनस VI। मतलब किसी चार्ज को अगर डिस्प्लेस करवाते हो, ध्यान से सुनना, किसी चार्ज को अगर आप डिस्प्लेस करवाते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो वर्क डन होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो सीधी सी बात है, अगर सोचो एक पॉइंट चार्ज को या कोई भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाओ, मान लो किसी का इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उस सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, तो क्या वर्क डन होगा? तो जवाब है नो, क्योंकि दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर तुम मूव करोगे तो दोनों ही पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या होंगे? सेम होंगे।
तो सेम होंगे, तो यहां और यहां का पोटेंशियल सेम होगा, तो कैंसिल हो गए, 0 से q को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे एक पॉइंट और स्पेशल लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, या इलेक्ट्रिक भी बोल सकते थे, एक्सटर्नल फोर्स विल बी 0 if a charge is moved on equipotential surface। ध्यान दो, work done by external force will be 0 if a charge is moved on equipotential surface। अगर किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करवाओगे तो वर्क डन क्या आएगा, 0। वजह क्या होगा बच्चों कि फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, दोनों पॉइंट का सेम। अब इसको मैं डायग्राम से भी दिखाता हूं, पहले आप इसको लिख लो, एक बार राइट डाउन कर लो, फिर मैं डायग्राम से समझाता हूं। अब जैसे देखो, ये चार्ज प्लस क्यू है और इससे r डिस्टेंस पे एक सरफेस ड्रॉ कर लो। अब ये सरफेस कौन सा हो गया, अब ये r डिस्टेंस पे है तो हर एक जगह का पोटेंशियल क्या देगा, सेम, v1 v2, और v1 इक्वल्स टू क्या होगा, v2। अब मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल को प्लस क्यू नॉट है, उसको तुम यहां से डिस्प्लेस करवाते हो इस पाथ पे और यहां तक लेके जाते हो, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक। तो तुमसे कोई पूछेगा कितना वर्क डन होगा, W12 1 से 2 तक जाने में, तो सीधा आपका आंसर होना चाहिए 0, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चल रहा है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक जगह का पोटेंशियल क्या है, सेम, और पोटेंशियल सेम होगा तो ऑटोमेटिकली वर्क डन क्या आएगा, 0। समझ गए ना भाई। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब कोई पार्टिकल को अगर हम डिस्प्लेस करवाते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस, जो पोटेंशियल जो वर्क डन होता है वो क्या निकल के आता है, 0। समझ में आ रही है बात। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक चीज और समझो, कोई जैसे हम लोग याद करो EFLS में हम लोग क्या सीखे थे, EFLS में हमने ये सीखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ना अज्यूम करते हैं, इनफाइनाइट नहीं ले लेते। ऐसे मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था तुम्हें, Q/ε0 जो होता है वो नंबर ऑफ EFLS होता है, लेकिन आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो संख्या है कितनी होगी तो वो इनफाइनाइट हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, पहले मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द गिवन चार्ज सिस्टम can be any number। अब जैसे देखो, मान लो कि ये पॉइंट चार्ज, तुमसे कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है, तो मान लो किसी ने ये डिसीजन लिया कि मेरे को हर एक 5 सेंटीमीटर पे ड्रॉ करना है, जैसे 5 सेंटीमीटर रेडियस पे, फिर 10 सेंटीमीटर रेडियस पे, फिर 15 पे। किसी ने ये डिसीजन ले लिया कि मेरे को 2 सेंटीमीटर पे ड्रॉ करना है, किसी ने ये डिसीजन ले लिया कि मेरे को 1 सेंटीमीटर के गैप पे करना है। तो अब खुद सोचो कि कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये तो ऑब्जर्वर के ऊपर ही डिपेंड करता है ना भाई। तो इसलिए आप ये याद रखना कि नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द गिवन चार्ज सिस्टम कैन बी एनी नंबर। आपकी मर्जी है कि आप कितने सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहते हो। सीधी सी बात है, पॉइंट चार्ज से अगर तो कोई 5 सेंटीमीटर पे स्फीयर ड्रॉ कर सकता है,
2 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर सकता है, 1 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर सकता है। दिस इज योर चॉइस। आई बात समझ में? तो ठीक है, इन चीजों को लिख लो। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम लोग एक दो एग्जांपल करते हैं। अब ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं ये करवा रहा हूं आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 62 है, हालांकि इसमें 2 क्वेश्चन है, ये पहला हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 123 पे। क्या क्वेश्चन कर रहा था वो समझो। ये आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा ड्रॉ करके दिया हुआ है। आप बोर्ड पे या ध्यान से देख लो। और इन इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल है वो कितना है? 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। कहोगे एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया है सर। ये लाइन नहीं है, बल्कि एक समझो कि एक पूरा प्लेन है ऐसे। ये एक प्लेन हुआ, एक प्लेन हुआ, ये प्लेन हुआ, ये प्लेन हुआ। और ये प्लेन जो है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। और इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। जैसे ये कोऑर्डिनेट 0 है, ये आपका यहां 10, 20, 30, 40 सेंटीमीटर। अब वोल्ट भी देखो, 10 वोल्ट ये सेंटीमीटर में है। तो तुम्हें पूछा जा रहा है कि फील्ड का नेचर क्या होगा और फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। बहुत दिमाग लगाना होगा। पहली बात सुनो, फील्ड अगर सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ऐसे है तो अभी हमने तुरंत ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो भाई ऐसा है कि ये जो लाइंस ड्रॉ किए गए हैं इसके परपेंडिकुलर ही आपका फील्ड होगा। अब परपेंडिकुलर देखो किधर हो सकता है? ये डायरेक्शन भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो किधर होगा? तो बहुत आराम से तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलने पे पोटेंशियल घटता है। तो सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, है ना? इस तरीके से होगा। जैसे यहां भी ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, है ना? फिर यहां भी ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि फील्ड के अलोंग चलने पे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। देखो 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये फील्ड हो गया। तो अब एक बात सोचो, ये जो 90 डिग्री का एंगल होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फील्ड कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये जो फील्ड हो गई ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टोटल एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। तो देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये एंगल है, 90 इसका हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 120। और दूसरी बात, ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इससे ये भी पता चलता है अपना कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहली बात ये यूनिफॉर्म है। ठीक, पहला यूनिफॉर्म क्यों लिखे समझ में आ रही है बात तुम्हें? क्योंकि ये शीट की वजह से ही ऐसा, अभी जब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे थे तो जो शीट था उसकी वजह से ऐसा ऐसा सरफेस आया था, है ना? जैसे कि अभी हमने ड्रॉ किया था ना शीट वाइन, तो उसके सामने ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ हुए थे। तो ऐसा लाइन अगर टेढ़ा टेढ़ा, मतलब यही समझ लो कि ऐसे रखा हुआ है, तो ये शीट की वजह से निश्चित तौर पे होगा। और एक और लॉजिक है, तुम देखो इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल गैप है पोटेंशियल में, तो इसका मतलब है कि फील्ड आपका क्या होगा? यूनिफॉर्म। ठीक है, अभी और भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। अब ये फील्ड यूनिफॉर्म है और एंगल हो गया 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल पे? 120 डिग्री। चलो, फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम लोग जानते हैं डेल्टा V इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा R लिख सकते हैं। ये रिलेशन जो हम लोग का है, आगे माइनस लगा दो। फील्ड यूनिफॉर्म है तो डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R। तो अब एक बात गौर करना आप कि समझो जरा, आप अगर फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है ना, फील्ड अगर आप खुद सोच के देखो, ये 2 पॉइंट ले लो, कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है ना, कहीं से भी ले सकते हो। तो आप एक काम करो, आप ना यहां से, है ना, पोटेंशियल ये ले लो A और ये ले लो B। आप A से B चलो, ये B पॉइंट, कहां से कहां चल रहे हैं? A टू B।
तो बी पे पहुंचे तो लिखेंगे वीवी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। और खुद सोचो, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और बीच का एंगल कितना हो गया 120, तो cos 120। चलो बी पे जब पहुंचे तो बी का पोटेंशियल कितना है 20, तो लिख दो 20। ए से चले तो ए पे कितना था 10, ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना, तो 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो एसआई यूनिट के लिए, तो 10 इंटू 10 का पावर -2, 10 इंटू 10 का पावर -2, और cos 120 कितना हो जाएगा भाई -1/2। तो देखो कितना कितना आ रहा है, तो 20 माइनस 10 ये हो गया 10, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया E इंटू 10 ये वाला इंटू 10 का पावर -2, और नीचे में क्या हो गया 2। अब खुद देखो यहां से क्या करना है आपको, ये कैंसिल हो गया 10 से 10, और इसको लिख सकते हो, इधर हो गया 1, सो 1 इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 200। 200 कहां से आया भाई, तो 10 का पावर -2 है, तो ये नीचे 100 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया 200 वोल्ट पर मीटर। तो पहली बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म हो गई, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 120 डिग्रीज, और यूनिफॉर्म कैसे हुई ये भी आपको समझ में आ गया, और मैग्नीट्यूड कितना होगा 200 वोल्ट। तो लिख लीजिए इसको। दोस्तों 62 का नेक्स्ट पार्ट है, बी में दिया हुआ है कि देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और आप देख सकते हो कि यहां पे जो सरफेस जो ड्रॉ किए गए, इधर भी पूरा पार्ट होता लेकिन आधा पार्ट ड्रॉ करके दिखाया गया है। अब ये स्फेरिकल है, पहली बात ये स्फेरिकल सरफेस है, तो अब इसमें सोचना ही नहीं है कि यहां पे क्या होगा पॉइंट चार्ज, क्या होगा बच्चों पॉइंट चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव वो भी क्लियर है, सारे पोटेंशियल पॉजिटिव है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ही होगा, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो आउटसाइड इस तरीके से होगा। तुम देख भी रहे हो कि जैसे जैसे दूर जा रहे हो पोटेंशियल देखो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहली बात, ये जो फील्ड होगी पॉइंट चार्ज की, तो फील्ड आप जानते हो ना, फील्ड क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म। क्या होती है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म। और फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो KQ/R² मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो अब कैसे मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, तो एक बात समझो, हमें ये फॉर्मूला तो पता है ना, डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E.डेल्टा, ये फॉर्मूला तो पता है। तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग किसी भी दो सरफेस के बीच चलते हैं, मान लो 10 सेंटीमीटर, मान लो आप इसको मान लो, ऐसा करते हैं हम लोग A से B तक गए, A से B तक गए, ओके। तो फाइनली B पे पहुंचे तो VV माइनस VA, यहां लिख दिया हमने माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया KQ/R² और इंटू DR, और आउटवर्ड ही जा रहे हैं तो cos 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आउटवर्ड, कहा जा रहा है आउटवर्ड, और फील्ड भी किधर है आउटवर्ड, दैट्स व्हाई cos 0 लिख दिया हमने वहां। VB कितना है, B पॉइंट का पोटेंशियल देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये 30 वोल्ट है, और ये कितना है 60, तो ऐसा करो 30 माइनस 60, और ये देखो ये माइनस, KQ को बाहर निकाल लो, ठीक है। और ये R ऊपर चला गया, cos 0 तो 1 हो गया, ये R ऊपर चला गया दोस्तों, तो ये हो गया इंटीग्रेशन R का पावर -2 dr, ठीक है। अब देखो ये -30 और ये माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 30 इक्वल्स टू KQ, और यहां पे देखो एक बार R -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, कोई दिक्कत। और ये सेंटीमीटर्स में, तो एक काम करते हैं, इसको मीटर में बाद में रख लेंगे, पहले तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं अभी।
तो ए का ए से बी जा रहे हो तो ए पे कितना 10 सेंटीमीटर और बी तक पहुंचने में कितना लगेगा 20 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कहां से कहां बढ़ रही है 10 to 20। तो समझो बात को, ये कितना हो गया 30 और -2 + 1 तो -1 बाहर आ गया तो -kq और ये क्या हो गया भाई r, ये हो गया 1/r और लिमिट कहां से कहां लेंगे हम लोग 10 to 20 सेंटीमीटर्स में। तो सेंटीमीटर्स में है तो रखते हैं, अभी हम लोग करते हैं 10 to 20, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो 30 = -kq। अब एक बार 20 रखोगे तो 1/20, तो 1/20 रखने के बजाय आप 100/20 करो। कहोगे ये कैसे हो गया सर? तो 20 को आप जैसे यहां 1/20 लिखते, लेकिन 20 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते, तो वो 100 कहां चला गया, ऊपर चला गया। सेम लोअर लिमिट 10 होगा तो क्या हो जाएगा 100/10। तो अब खुद देखो यहां से क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो 30 = -kq और ये होगा 5, ये होगा 10, तो 5 में से 10 माइनस करो तो ये हो जाएगा -5, ये माइनस प्लस, तो kq = क्या हो गया, तो kq = 30/5 दैट इज 6। तो दोस्तों kq का वैल्यू निकल के आ गया 6। सोच लो, तो kq का वैल्यू निकल के आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या लिखोगे kq/r²। तो kq की जगह लिख दो 6/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, वो लिख दो। तो सीधी सी बात है, आंसर जो हो गया आपका वो हो गया 6/r² वोल्ट पर मीटर। तो दोस्तों इस डायग्राम को देख के ही हमें पता चल गया था कि एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस है और वहां से हमने इसको ऐसे कैलकुलेट किया। कुछ लोगों को एक जगह कंफ्यूजन हो सकती है कि ये 100 कैसे ऊपर आया, तो उनके लिए मैं फिर से बता दूं, ये था 1/20, लेकिन यहां सेंटीमीटर्स में क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको फिर आप 100 से डिवाइड करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। तो kq का वैल्यू आ गया। और क्या कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें, तो a से हम लोग b तक गए, तो b हमारा फाइनल है और a क्या है इनिशियल। दैट्स व्हाई b में से a को हमने किया है। ये माइनस तुम्हारा वहां से आ रहा है, फिर जो एक माइनस तुम देख रहे होगे कि एक माइनस आया, वो इसकी इंटीग्रेशन की वजह से आया। तो आप सारी चीजों को समझ गए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक तो देखो कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ सकता है और बोर्ड में शॉर्ट नोट आएगा। तो जितना मैंने लिखवाया उतना में तो आप शॉर्ट नोट क्या लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से लिख लो। तो दोस्तों अब एक लास्ट में मैं एक जनरल क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके बताता हूं, क्योंकि टाइम थोड़ा बच रहा है आज, तो मैं ये क्वेश्चन ऐसे मैं नेक्स्ट करवाता, लेकिन आज ही हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्या है कि देखो पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। ए पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is thrown towards another identical particle of same mass and charge with velocity v0. Initially they were separated by very large distance. Both charges are movable. Neglect friction. Find the closest distance between them. जरा मैं समझाओ इस प्रॉब्लम को। देखो क्या कर रहा है, एक चार्ज है यहां पे q, उसका मास m है, और दूसरा चार्ज जो बहुत दूर, तो आप बहुत दूर लॉन्ग डिस्टेंस जब भी लिखा रहे तो समझ लो कि वो इन्फिनिटी। दूसरा चार्ज भी मास m है, मान लो दोनों प्लस चार्ज है, आइडेंटिकल पार्टिकल है, इसको इसके तरफ थ्रो किया गया v0 से। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन वहां पे इसको हम लोग फिक्स करके रखे थे और सिर्फ ये मूव कर रहा था। तो देखो ये मूव कर रहा था, फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लिया था कि ये फिक्स्ड है, ये जाएगा, ये रिपेल करेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रुक जाएगा, और जहां रुकेगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो निकाल लिए थे वो हमारा आ गया था क्लोजेस्ट डिस्टेंस। लेकिन आज यहां इसमें थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। क्या कर दिया
कि देखो ये मूव कर रहा है और ये क्या है आपका रेस्ट में, लेकिन ये भी मूव कर सकता है। तो आपको सोचना है कि ये कितने नजदीक इसके अप्रोच कर सकता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच का बताना है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा अभी, तो एक बार पहले आप ट्राई करो वीडियो पॉज करके, फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, ट्राई करो। तो सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन आप देखो, मैं करता हूं आपके सामने। पहले आप समझो कि ये बहुत दूर में था, ठीक है, और ये आपका रेस्ट में था यहां पे, ये v0 वेलोसिटी से आ रहा था। तो पहले मोशन को समझो, उसके बाद तुम लोग सॉल्व कर ही लेंगे। देखो जब ये इन्फिनिटी पे दूरी पे था, बहुत दूर था, तब तो दोनों में कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये जैसे जैसे अप्रोच करेगा भाई, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो मान लो किसी टाइम पे जब ये यहां पे था, मैं 2-3 डायग्राम बनाऊंगा अभी ये यहां पे आ गया, ये यहीं पे था, मान लो ये यहां तक पहुंच गया। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस हो गया है, करने का मतलब है एक फाइनाइट डिस्टेंस हो गया। तो ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल। तो ये रिपेल करेगा, तो दोस्तों अगर इसको रिपल्शन होगा तो इसको कुछ ना कुछ इसको वेलोसिटी मिलेगी। तो मान लो वेलोसिटी कितनी मिल रही है, v1। तो दोस्तों अभी मैं रेड कलर से फोर्स बनाता हूं, तो इस पे एक फोर्स लगा इसकी वजह से आगे की ओर, जिससे ये एक्सेलरेट हुआ। तो पहले जो ये रेस्ट में था आपका, रेस्ट की बजाय अब ये मूव करने लगा। अब इसको देखो क्या होगा, ये तो v0 से आ ही रहा था, अब इसने इसको रिपेल किया किधर, पीछे, क्योंकि जितना फोर्स इस पे आगे लगेगा उतना इस पे पीछे लगेगा। तो इसके लिए ये फोर्स बताओ, ये v0 से आ रहा था और आगे से कोई फोर्स लगेगा तो इसकी रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी, सोच के देखो। तो दोस्तों इसकी रफ्तार घटेगी। तो मान लो इसकी वेलोसिटी v0 से घट के हो गई है v2, इसकी 0 से बढ़ के। तो देखो जो इलेक्ट्रिक रिपल्शन है वो इसको एक्सेलरेट कर रहा है और इसको स्लो कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी इनिशियली तो ये चल रहा था, तो निश्चित तौर पे v2 ज्यादा होगा, v1 कम होगा। खुद सोच के देखो, मान लो ये 0 था, इसकी रफ्तार 0, इसकी 100, तो अब ये 0 से बढ़ के 10 हुआ और ये 100 से घट के 80 हुआ। तो अभी भी 80 तो 10 से ज्यादा है ना भाई, तो ये इसके नजदीक अभी भी जाता रहेगा। तो इन दोनों के बीच का दूरी कब तक घटता रहेगा, तुम खुद से सुनो, ध्यान से सुनना। इसको डायग्राम के थ्रू मैं दिखाता हूं। देखो ये 0, ये मान लो 100 से आ रहा है, तो ये नजदीक आया तो इसकी रफ्तार बढ़ी। अब इसका 10, इसका 90, लेकिन अभी भी ये 90 ज्यादा है 10 से, तो पास ही आएगा। फिर इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, अगले की बढ़ती चली जाएगी, उसकी 40 हो गई, इसकी घटती चली जाएगी, इसकी 60 हो गई, तो अगला 40, ये 60, अभी भी ये 60 ज्यादा है। तो दोस्तों मैंने तुम्हें एकदम आराम से इस बात को समझा सकता हूं कि इन दोनों के बीच का जो गैप है ये घटना तब बंद होगा जब दोनों की रफ्तार क्या हो जाएगी, सेम। इसकी बढ़ के वहां पहुंचेगी और इसकी घट के वहां पहुंचेगी। इस बात को आप समझो और याद भी रखना कि फाइनली एक मोमेंट आएगा जब दोनों की रफ्तार क्या हो जाएगी, सेम, और इस समय दोनों के बीच का जो गैप होगा वो गैप क्या होगा, मिनिमम, यानी वो क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। तो पहली बात तो समझ लो कि क्लोजेस्ट अप्रोच के समय दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। सवाल है ये वेलोसिटी होगी कितनी, कैसे निकलेगा। देखो आप क्या कर लो, कंसीडर बोथ चार्जेस एज सिस्टम। तो भाई सिस्टम कंसीडर कर लोगे तो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होना है, सेम। तो इनिशियली ये रेस्ट में था और अकेला ये मूव कर रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया mv0 प्लस 0। फाइनली ये दोनों ही चल रहे हैं, तो दोनों ही चल रहे हैं, तो ये भी, इसका मोमेंटम भी mvc प्लस mvc। आपने इस बात को 11th में पढ़ा है कि मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। तो यहां तो एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, एक बार आपने उसको फेंक दिया
तो उसके बाद तो दोनों के बीच जो भी फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक ही लग रहा है, जो अपोजिट है वो कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए आप मोमेंटम को यहाँ पे क्या कर सकते हो, बैलेंस। तो सीधी सी बात हो गई। तो देखो यहाँ पे mv0 इक्वल टू 2mvc। अब दोस्तों mm कैंसिल हो गया, तो यानी कॉमन वेलोसिटी जो उनकी होगी जिस समय क्लोजेस्ट अप्रोच होगा वो होगा v0/2। और ये बात मैं यहां अलग से लिख देता हूं, एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस दे मस्ट हैव सेम वेलोसिटी। उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम। एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस दे मस्ट हैव सेम वेलोसिटी। चलो, तो वेलोसिटी तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस के समय की निकल के आ गई v0/2, लेकिन अपने को तो ये x मिनिमम भी निकालना है। तो एक लॉ मेरे पास और है, और वो कौन सा लॉ है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली ये मूव कर रहा था, ये रेस्ट में था, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट अज्यूम कर लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। तो इनिशियली पोटेंशियल के नाम पे लिख दो जीरो, और काइनेटिक के नाम पे एकमात्र बॉडी चल रही थी, तो हमने लिख दिया हाफ mv0²। फाइनली ये कंडीशन है, ये तो बीच वाला कंडीशन है, फाइनल कंडीशन आपका ये वाला है। तो इसमें देखो क्या होगा, तो इसमें देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस x मिनिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा k इंटू Q। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, k Q1 इंटू Q2/R। तो इसका चार्ज भी Q, इसका भी Q, तो k इंटू Q²। और मिनिमम डिस्टेंस हो गया x मिनिमम, है ना भाई। अब प्लस काइनेटिक एनर्जी के नाम पे देखो, अब ये दोनों ही बॉडी चल रहा है, तो एक काम करते हैं, दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी, अच्छा दोनों का मास भी सेम, दोनों की वेलोसिटी भी सेम, तो कैसे लिख देंगे दोस्तों, 2 इंटू हाफ mvc²। हाफ mvc², एक की काइनेटिक एनर्जी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो अब देखो क्या आ रहा है, ये आ गया आपका हाफ mv0² इक्वल टू kq² अपॉन x मिनिमम। अब यहां देखते हैं, ये 2 कैंसिल हो गया, m अब vc के जगह क्या लिख दोगे, v0/2 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा v0²/4। इसको उधर भेज दो। तो दोस्तों kq²/x मिनिमम इज इक्वल टू हाफ mv0² माइनस mv0²/4। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा आपका, ये आएगा mv0²/4। हाफ में से 1/4 घटाओगे तो यही आएगा। तो फाइनली बच्चों x मिनिमम कितना आएगा, तो 4 इधर भेज दो ऊपर, तो फाइनली आपका x मिनिमम जो निकल के आएगा वो आएगा 4kq², है ना, 4 ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाई mv0²। ये आंसर आएगा आपका x मिनिमम। ठीक है, तो देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, जेईई एडवांस में ऐसा आया हुआ भी है, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर से मैं बताता हूं क्या डिफरेंस आया यहां पे बच्चों। ये यहां पे दोनों ही चार्ज मूवेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यही है भाई कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। अगर कोई लॉजिकली पूछे तो उसको कैसे जवाब दोगे, तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं ताकि आप समझ लो, या फिर आप रिवाइंड करके भी सुन सकते हो। देखो एक आपका रेस्ट में, दूसरा मान लो 100 से आ रहा है, तो ये पीछे वाला का स्पीड ज्यादा है, तो ये इसके पास आता रहेगा, लेकिन इसके पास आने से रिपल्सन से इसको भी कुछ वेलोसिटी मिलेगी और इसकी घटेगी, क्योंकि इसके अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो ये 0 से बढ़ के 10 हो गया, और ये 100 से घट के 90 हो गया। तभी भी देखो ये 10 से और ये 90 से, तो पीछे वाला तो तेज ही है, तो पीछे वाला जब तक फास्ट रहेगा तब तक इसके करीब ही होता रहेगा। लेकिन एक समय आएगा कि ये बढ़ के मान लो इसकी रफ्तार हो जाती है, एग्जांपल के लिए मान लो इसकी हो जाती है 45 और इसकी भी घट के 45, तो जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, उस समय का जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का वो क्या होगा, मिनिमम। ये यहां पे की कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, ठीक है ना। तो अगर दिक्कत हो तो उसको एक बार फिर से आप सुन लेना, है ना बच्चों।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। इसको अच्छे से राइट डाउन कर लो और चीजों को रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे अर्थिंग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अर्थिंग। अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इस चैप्टर में हो या कैपेसिटर वाले चैप्टर में हो या इलेक्ट्रिसिटी में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको अर्थिंग।